स्वागत करूया गडकरी मॉनिटरचा आवाज थोडा कमी. स्वागत आहे. मी सांगत होते सगळ्यांनी बसून घ्या. आता जे कर्मचारी उभे आहेत सगळ्यांनी बसून घ्यावे. हे बीड वर कृपया ऑनलाईन जॉईन होतील. सामान्य प्रशासन विभाग आणि वाहतूक माननीय श्री देवेंद्र फडणवीसजी यांचं स्वागत करतील. माननीय श्री आपल्याला स्क्रीनवर शिर्डी वैद्यकीय शिक्षण व औषध द्रव्य विभाग तथा संचालनालय वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन मुंबई अधीनस्थ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबईचा आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आपण उद्घाटन सोहळा करीत आहोत. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मुंबई याचे उद्घाटन माननीय श्री नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार यांच्या शुभ हस्ते आणि माननीय श्री CP राधाकृष्णन माननीय राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होत आहे. मी आता माननीय श्री संजय सेठीजी अतिरिक्त मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन सामान्य प्रशासन विभाग व वाहतूक महाराष्ट्र शासन यांना स्वागत संबोधनाकरता पाचारण करतो. माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, माननीय केंद्रीय मंत्री रस्ते वाहतूक श्री नितीन गडकरी, माननीय उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस, माननीय उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री अजित पवार, माननीय मंत्री महसूल श्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माननीय मंत्री वैद्यकीय शिक्षण श्री हसन मुश्रीफ, सर्व मंत्री महोदय, खासदार आमदार महोदय, सर्व उपस्थित मान्यवर, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आधुनिकीकरण व विस्तारीकरणचे भूमिपूजन, शिर्डी विमानतळ येथे नवीन टर्मिनलचे भूमिपूजन, 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उद्घाटन, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्किल्स चे उद्घाटन आणि विद्या समीक्षा केंद्रचे समर्पण माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांचे शुभ हस्ते दूरदृश्य प्रणालीद्वारे पार पाडणार आहे. या कार्यक्रमात सर्व मान्यवरांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो. नागपूर एअरपोर्ट ग्लोबल स्टँडर्ड्स मॅच करेल या दृष्टीने एक महत्त्वाकांक्षी योजना तयार करण्यात आली आहे. या अंतर्गत मिहान इंडिया लिमिटेड यांनी GMR कंपनीशी विकास करार केला आहे. 7,000 कोटीच्या मास्टर प्लॅन मध्ये सेकंड रनवे, पॅरलल टॅक्सीवे, टर्मिनल कार्गो बिल्डिंग इत्यादीचा समावेश आहे. नागपूर एअरपोर्टची क्षमता यामुळे पहिले टप्प्यात 40 लाख प्रवासी आणि नंतर 3 कोटी पर्यंत जाईल. नागपूर क्षेत्राची अर्थव्यवस्थेला या डोमेस्टिक आणि इंटरनॅशनल कनेक्टिव्हिटीचा महत्त्वाचा योगदान होईल. शिर्डी विमानतळ येथे सुमारे 650 कोटीचे टर्मिनल इमारतीचे पण भूमिपूजन आज होत आहे. प्रवासी संख्या क्षमता यामुळे 36 लाख पर्यंत जाईल आणि परिणामी तीर्थ क्षेत्र पर्यटनला आणि रोजगारला या क्षेत्रामध्ये अनेक संधी निर्माण होतील. एअरपोर्ट प्रमाणे आज आपण महाराष्ट्राचे वैद्यकीय सेवेत एक ऐतिहासिक क्षण अनुभवत आहोत. आज 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे उद्घाटन होत आहे. ही महाविद्यालये अंबरनाथ, मुंबई, नाशिक, जालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यात आहेत. या महाविद्यालयांमुळे 900 MBBSच्या नवीन जागा निर्माण झाल्या असून एकत्रित प्रतिवर्षी 4,850 MBBS ची जागा उपलब्ध होणार आहे. या नवीन महाविद्यालयांमुळे सवलतीच्या दरात वैद्यकीय शिक्षण आणि तज्ञ सेवांची उपलब्धता ग्रामीण भागात आणि आदिवासी बहुल जिल्ह्यामध्ये करणे शक्य होणार आहे. आजच्या या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमामध्ये उपस्थित झाल्याबद्दल सर्वांचे एकदा पुन्हा स्वागत आणि अभिनंदन. धन्यवाद.
आपल्या प्रास्ताविकातून आपण जी माहिती दिली त्याकरता धन्यवाद. आणि आता तुमचं संबोधन आहे कोल्हापूरवरून माननीय श्री हसन मुश्रीफजी, मंत्री वैद्यकीय शिक्षण तथा विशेष सहाय्य. कोल्हापूर विंडो, कोल्हापूर NIC विंडो प्लीज. बंधू भगिनींनो, आज आपल्या सर्वांसाठी आनंदाचा दिवस आहे, कारण आपण महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय सेवेत एक ऐतिहासिक क्षण अनुभवत आहोत. आज 10 नवीन शासकीय महाविद्यालयांचं उद्घाटन होत आहे. हे महाविद्यालय अंबरनाथ, मुंबई, नाशिक, जालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा आणि गडचिरोली या जिल्ह्यात आहेत. या महाविद्यालयामुळे 900 MBBSच्या नवीन जागा निर्माण झाल्या असून आज राज्यात 35 राज्यात शासकीय महाविद्यालय कार्यरत आहेत, ज्यामध्ये एकत्रित प्रतिवर्षी 4850 MBBSच्या जागा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपलब्ध होणार आहेत. या महाविद्यालयाशी संबंधित रुग्णालयामार्फत विशेष तज्ञ आरोग्य सेवेमध्ये वाढ होणार आहे. आजच्या काळात आरोग्याच्या सेवेला केवळ स्थानिक स्तरावर नव्हे तर जागतिक स्तरावरही महत्त्वाचे आहे. वाढत्या आजारांचे प्रमाण, नवीन आरोग्य समस्या आणि जागतिक महामारी यांचा सामना करण्यासाठी एक सुसज्ज आरोग्य यंत्रणा ही आवश्यक आहे. या महाविद्यालयाचे उद्घाटन हा एक टप्पा आहे जो भविष्याच्या विशेषकृत आरोग्य सेवेमध्ये रूपांतरित होईल. आमच्या या प्रयत्नामुळे आपल्या उद्याच्या आरोग्य सेवामध्ये जागतिक स्तरावरचे संधी साधता येईल. ही महाविद्यालये विविध प्रकारच्या आरोग्य समस्या समजून घेण्यास, त्यावर उपाय शोधण्यास आणि विशेष उपचारांची योजना वापर करण्यास मदत करेल. स्थानिक आणि जागतिक आरोग्य समस्या यावर लक्ष केंद्रित करून आपण एक मजबूत आरोग्य व्यवस्थापन तयार करू शकतो. या महाविद्यालयाच्या स्थापनेमुळे आपल्या विविध विशेष तज्ञ डॉक्टर्स, नर्स आणि आरोग्य कर्मचारी निर्माण होतील, जे आपल्या समाजाच्या आरोग्याच्या गुणवत्तेत मोठी सुधारणा करतील. आजचा दिवस आपल्या आरोग्य क्षेत्रासाठी एक नवीन दिशा देणारा ठरवित आहे. चला एकत्र येऊन आपल्या राज्यातील आरोग्य व्यवस्थेचे स्थान मजबूत करूया. आणि आज या कार्यक्रमाला देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेब यांच्या शुभ हस्ते हा समारंभ होत आहे. ही अतिशय भाग्याची आपली गोष्ट आहे. आणि आपण चांगला, सशक्त आणि सक्षम आरोग्य तंत्रज्ञान निर्माण करण्यामध्ये आपण सर्वजण प्रयत्न करूया. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि आता माननीय श्री राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, मंत्री महसूल, पशुपालन, दुग्ध विकास तथा पालकमंत्री अहमदनगर हे शिर्डीवरून ऑनलाईन आहेत. मी त्यांना विनंती करते की त्यांनी त्यांचं मनोगत व्यक्त करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय. भवानी जय शिवाजी. एक अतिशय आपल्या जिल्ह्याला नव्हे तर या भागाच्या विकासाला चालना देण्याकरता आपल्या साईबाबांच्या पावनभूमीमध्ये आज शिर्डी विमानतळाच्या नवीन एकात्मिक टर्मिनल इमारतीचा भूमिपूजन समारंभ संपन्न होतोय. ज्यांच्या हस्ते तो समारंभ होतोय ते आपल्या देशाचे लाडके पंतप्रधान, विश्वनेता आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, आपल्या राज्याचे महामहिम राज्यपाल श्री राधाकृष्णजी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री मान्य नितीन गडकरीजी, राज्याचे मुख्यमंत्री मान्य एकनाथ शिंदे साहेब, मान्य उपमुख्यमंत्री मान्य देवेंद्र फडणवीसजी, उपमुख्यमंत्री मान्य अजित दादाजी, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफजी, विधानसभेचे माझे सहकारी आशुतोषजी काळे, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सीतारामजी सालीमठ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येडेकरजी, गोरक्ष गाडलेकरजी, आपल्या शिर्डी विमानतळाचे व्यवस्थापक आणि जमलेले सर्व बंधू भगिनी आणि मित्र, प्रथमतः
राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे साहेब आणि विशेष करून या विमानतळासाठी अविरतपणे ज्यांचा पुढाकार राहिला ते राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब आणि आपले उपमुख्यमंत्री अजितदादा यांना मनापासून धन्यवाद देईल की आपल्या काही वर्ष रखडलेल्या या शिर्डीच्या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा शुभारंभ आज या ठिकाणी संपन्न होतोय. ज्यांच्या शुभास्ते हा कार्यक्रम होतोय ते आपले विश्वनेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या हस्ते हा शुभारंभ होतोय. कारण त्यांचा हात ज्या ज्या ठिकाणी त्याचा स्पर्श होतो त्या भागाचं सोनं झाल्याशिवाय राहत नाही अशा प्रकारची या ठिकाणी अशा प्रकारचा विश्वास आमच्या सगळ्यांच्या मनात आहे. आणि द्रष्टा नेता म्हणून ज्यावेळी या प्रकल्पाचं भूमिपूजन करतो आम्हाला खात्री आहे की निश्चितपणे या विमानतळाचं रूपांतर हे आता देशीय विमानतळ नसून हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ झाल्याशिवाय राहणार नाही अशा प्रकारचा विश्वास आमच्या मनामध्ये आहे. अनेक चांगल्या प्रकारच्या सुविधा आता भाविकांना मिळणार आहेत. देशभरातून वेगवेगळ्या भागातून आता विमान सेवा सुरू होईल. हे विमानतळ या संपूर्ण जिल्ह्याचं ग्रोथ सेंटर म्हणून मग ते कृषी मालाचे निर्यात करण्याकरता असेल, जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढी करता असेल, जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाच्या वाढी करता असेल, हे विमानतळ हे उद्याच्या कालखंडामध्ये एक ग्रोथ इंजिन म्हणून आपल्या दृष्टीने त्याची या ठिकाणी उभारणी होणार आहे. आणि म्हणून हे जो विमानतळ फक्त काही प्रवाशांसाठी आपण बघतो असं नाहीये. असणाऱ्या सुविधा ज्या या ठिकाणी अपुऱ्या होत्या त्या आता पूर्ण आपण करतो. या विमानतळाच्या नवीन इमारतीमुळे आपण पूर्ण करतोय. शिर्डीची आता होणारी नवीन MIDC मला वाटतं या विमानतळामुळे त्याला सुद्धा मोठी चालना मिळणार आहे. अशा अनेक विकासाच्या प्रक्रियेमध्ये विमानतळाचं महत्व अधोरेखित होणार आहे. आणि मला आनंद आहे की आज या विमानतळाच्या विस्तारित इमारतीचं भूमिपूजन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदींच्या हस्ते होतंय. त्यांचा सुद्धा मी आपल्या नगर जिल्ह्याच्या वतीने मी मनपूर्वक त्यांना धन्यवाद देतो, मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि त्याचबरोबर महामहिम राज्यपाल श्री राधाकृष्णनजी, मान्य नितीन गडकरीजी, आपले मुख्यमंत्री मान्य एकनाथ शिंदेजी, मान्य देवेंद्र फडणवीसजी, मान्य अजितदादाजी, इतर सर्व मान्यवरांना सुद्धा या भूमिपूजन समारंभाच्या निमित्तानं ते आज आपल्याला शुभेच्छा देण्यासाठी उपस्थित झाले. त्यांना सुद्धा मनापासून मी धन्यवाद देतो, त्यांचंही अभिनंदन करतो. मनापासून आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा व्यक्त करतो. विशेष करून महाराष्ट्र MIDC महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन यांना सुद्धा त्यांचंही खरं अभिनंदन केलं पाहिजे की या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये शिर्डी विमानतळ असेल, नागपूर विमानतळ असेल, या सगळ्या विमानतळाच्या विस्ताराकरता त्यांनी जो पुढाकार घेतलेला आहे तर त्यांची जी VC आणि MD आहे त्यांनाही मनापासून त्यांचंही धन्यवाद देतो आणि आपल्या सगळ्यांचं पुण्याचा मनापूर्वक स्वागत करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आणि आता महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री अजितदादा पवार हे माणगाव रायगडवरनं ऑनलाईन आहेत. त्यांना मी विनंती करते की त्यांनी सर्वांना संबोधित करावं. हरकत नाही. मी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्रजी फडणवीस यांना संबोधनाकरता विनंती करते. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करतो. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना मानवंदना अर्पित करतो. आज ज्यांच्या हस्ते भूमिपूजनाचा कार्यक्रम होणार आहे ते अखिल विश्वातील सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आणि भारताचे प्रधानमंत्री
माननीय नरेंद्र मोदी जी, महाराष्ट्राचे राज्यपाल CP राधाकृष्णन जी, केंद्रीय मंत्री आणि आपल्या सर्वांचे लाडके नेते माननीय श्री नितीनजी गडकरी, महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथराव शिंदेजी, त्याचप्रमाणे सन्माननीय अजितदादा पवार, सन्माननीय मुरली मोहोळजी, सन्माननीय हसन मुश्रीफजी, सन्माननीय श्री राधाकृष्ण विखे पाटीलजी, श्री प्रणय फुकेजी, प्रवीण दटकेजी, कृपाल तुमानेजी, आशिष जयस्वालजी, आशिष देशमुखजी, श्री संजय सेठी, श्रीमती स्वाती पांडे, श्री रवींद्र सिंगल, श्री डॉक्टर विपिन इटनकर, या ठिकाणी उपस्थित सर्व आमचे अधिकारी आणि उपस्थित GMR चे श्री राजू आणि सर्व उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर या विमानतळाच्या नवीन ब्राउनफील्ड विस्तारीकरणाच्या कामाचं भूमिपूजन माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते या ठिकाणी होत आहे. नागपूर उपराजधानीचं शहर आहे. नागपूर हे 0 माईलचं शहर आहे आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे नागपूरला मिहान सारखा प्रकल्प आहे. मिहान प्रकल्पाचा खरा बॅकबोन हे विस्तारित एअरपोर्ट आहे. मिहान प्रकल्पाची तर आपण सुरुवात केली, पण दुर्दैवाने आपलं एअरपोर्ट मात्र त्या ठिकाणी तयार झालं नव्हतं. ज्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून काम करण्याची संधी मला मिळाली, आपण सातत्याने मागे लागून नागपूरला वर्ल्ड क्लास एअरपोर्ट होईल अशा प्रकारचा प्रयत्न केला. त्याचं टेंडर काढलं. GMR कंपनीला ते काम देखील मिळालं, परंतु दुर्दैवाने त्यानंतर त्याच्यात काही लिटिगेशन झाले, मध्यंतरी वेगळं सरकार होतं आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हे काम रखडलं होतं. पुन्हा सरकारमध्ये आल्यानंतर सातत्याने हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत सर्व प्रकारचा पाठपुरावा आम्ही केला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने देखील निर्णय दिला आणि हे जे एअरपोर्ट आहे या एअरपोर्टच्या बांधकामाचा मार्ग हा पूर्णपणे खुला झाला आणि आज त्याचं भूमिपूजन होत आहे. ही खरोखर अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. जवळपास 7,000 कोटी रुपये खर्च करून या ठिकाणी हे एअरपोर्ट तयार करण्यात येणार आहे. सगळ्यात महत्वाचं की पहिल्या दिवशी आम्ही टेंडरमध्ये टाकलं होतं, याला जर कार्गो एअरपोर्ट करायचं असेल तर इथे 2 धावपट्ट्या असणं गरजेचं आहे. आपण बघितलं मुंबई एअरपोर्टचा जो काही पुढचा विस्तार अडचणीत आला तो 1 धावपट्टी असल्यामुळे आला आणि दुसरी धावपट्टी करण्याकरता तिथे जागाच उपलब्ध नाही. म्हणून नागपूरमध्ये आम्ही टेंडरमध्येच ही कंडिशन टाकली की जे नागपूरचं एअरपोर्ट विकसित करतील त्याला दुसरी धावपट्टी देखील तयार करावी लागेल. त्यामुळे 2 रनवे वाला हा एअरपोर्ट या ठिकाणी तयार होणार आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात जवळपास 3 लाख स्क्वेअर फुटाची अतिशय सुसज्जित अशा प्रकारची इमारत. आणि आता माननीय गडकरी साहेब स्वतः लक्ष घालणार आहेत आणि मी राजू यांना सांगितलेलं आहे की गडकरी साहेब जेव्हाही एअरपोर्टवर उतरतील पहिल्यांदा तुमची इमारत तपासतील. त्यामुळे देशातली सगळ्यात चांगली, राजूजी, देश की सबसे सुंदर एयरपोर्ट की इमारत ये नागपुर की होनी चाहिए. ये आपके ऊपर जिम्मेदारी यहाँ पर हम दे रहे हैं और मोदी जी के हाथों से इसका भूमि पूजन हो रहा है. इसलिए रिकॉर्ड टाइम में ये काम पूरा होना चाहिए, ऐसा मेरी आपसे विनती है. जवळपास या ठिकाणी 1.5 कोटी प्रवासी, 1,40,00,000 प्रवासी हँडल करू शकेल इतकं मोठं विमानतळ आणि आधुनिक विमानतळ जे 9 लाख टन कार्गो हँडल करू शकेल इतकं मोठं विमानतळ आज आपण या ठिकाणी बांधतोय. त्यामुळे अख्ख्या विदर्भाला आणि मध्य भारताला एक महत्वाचं औद्योगिक केंद्र म्हणून नागपूरचा विकास होताना आपल्याला निश्चितपणे या ठिकाणी पाहता येईल. यासोबत मी ज्यावेळेस मुख्यमंत्री होतो त्यावेळेस आपण शिर्डीच्या विमानतळाचं उद्घाटन केलं आणि त्यानंतर शिर्डीला जो काही त्या ठिकाणी रिस्पॉन्स मिळाला आम्ही ठरवलं की त्या ठिकाणी आपण नवीन टर्मिनल केलं पाहिजे. माननीय मुख्यमंत्री एकनाथरावजी शिंदे
यांच्या नेतृत्वात त्याचं आम्ही इमिजिएट प्लॅनिंग सुरू केलं आणि अतिशय सुंदर अशा प्रकारचं टर्मिनल आता शिर्डीमध्ये होत आहे. तिथे नाईट लँडिंगची व्यवस्था आम्ही केलेली आहे, ते देखील लवकरच सुरू होत आहे. आणि मला विश्वास आहे की येत्या काळामध्ये शिर्डीचं एअरपोर्ट हे वन ऑफ द बिझिएस्ट एअरपोर्ट म्हणून आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. त्याचीही आज पायाभरणी आणि भूमिपूजन माननीय प्रधानमंत्री महोदयांच्या हस्ते होत आहे. म्हणून केवळ शिर्डीकरांना नाही, केवळ साई भक्तांना नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या सर्व नागरिकांना मी या निमित्ताने त्यांचं अभिनंदन करतो. कारण जगातनं साई भक्त आता शिर्डीला येतील, त्यामुळे जगाच्या नकाशावर शिर्डीचं एअरपोर्ट आणण्याचा कार्यक्रम आज या ठिकाणी होतोय. आणि म्हणून मी राधाकृष्ण विखे पाटील साहेब यांचं देखील अतिशय मनापासून या निमित्ताने अभिनंदन करतो. मला या गोष्टीचा देखील आनंद आहे की आज नागपूर, आज महाराष्ट्रामध्ये 10 मेडिकल कॉलेजची सुरुवात आपण करतो. हा देखील एक रेकॉर्ड आहे की एकाच दिवशी 10 मेडिकल कॉलेजची सुरुवात आज होते आहे. आणि प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय मेडिकल कॉलेज अशा प्रकारचा विचार आपण मांडला होता. अर्थमंत्री म्हणून शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात काम करण्याची संधी मला मिळाली आणि 8 मेडिकल कॉलेजेसला आपण या ठिकाणी मान्यता दिली. आणि विशेषतः आज विदर्भामध्ये बुलढाणा असेल, वाशिम असेल, अमरावती असेल, भंडारा असेल आणि गडचिरोली असेल अशा विदर्भातल्या 5 आणि त्या व्यतिरिक्त मुंबई, नाशिक, जालना, अंबरनाथ अशा 5 या 10 मेडिकल कॉलेजची सुरुवात होते आहे. आणि मला विश्वास आहे यामुळे महाराष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांना 1000 पेक्षा जास्त जागा ऍडिशनली मेडिकल मध्ये उपलब्ध होणार आहे. आणि म्हणून या विभागाचे मंत्री श्री हसन मुश्रीफ साहेब यांचं देखील मी मनापासून अभिनंदन करतो. आणि आज हा जो स्वप्नपूर्तीचा दिवस आहे, 5-7 वर्ष संघर्ष करून नागपूरचं एअरपोर्ट आज सुरू होत आहे, याबद्दल मी आमचं जे MADC आहे, त्यानंतर आमचं जे काही या ठिकाणी नागरी विमान परिचालन अशा प्रकारचं महाराष्ट्राचं मंत्रालय आहे, श्री सेठी साहेब, पांडे मॅडम आणि सगळे आमचे जे प्रमुख लोक आहेत, या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. अतिशय रेकॉर्ड टाइम मध्ये न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर या ठिकाणी याच्या सगळ्या फॉर्मॅलिटी पूर्ण करून कंसेशन एग्रीमेंट साइन करून LOA पर्यंत आपण पोहोचलेलो आहे. अभी राजू जी, जिस रिकॉर्ड स्पीड से ये काम हुआ है उसी रिकॉर्ड स्पीड से आप नागपुर का एयरपोर्ट तैयार कीजिए. इतना ही आपको निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं. धन्यवाद. जय हिंद. आपल्या संबोधनाकरता खूप खूप धन्यवाद. आणि आता माननीय श्री नितीन गडकरीजी, केंद्रीय मंत्री भूपृष्ठ वाहतूक आणि राजमार्ग यांनी सर्वांना मार्गदर्शन आजचे करावं. आपले प्रमुख अतिथी माननीय श्रीमती सुजाता सोनी, मुख्य सचिव महाराष्ट्र, माननीय प्रधान सचिव माननीय श्री दिनेश वाघमारे सर, माननीय प्रधान सचिव वैद्यकीय शिक्षण औषध विभाग यांना विनंती करतो. विखे पाटील होता आहे आपल्या इथे उपस्थित स्वास्थ्य रक्षणाय विज्ञानानुसंधाय च समर्पिता महाराष्ट्र आरोग्य विद्यापीठाचं हे ब्रीद वाक्य आपल्याला अनेक सालों से पुढे घेऊन जाणार आहे. नागपुर के एयरपोर्ट का विषय देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पूरी तरह से क्लियर किया था, पर सुप्रीम कोर्ट में स्टे मिलने के कारण करीब सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया आसनस्थ व्हायचे. उसको अनुमति मिली और आज एयरपोर्ट का काम शुरू हो रहा है. माननीय श्रीमती सुजाता सौनिक मॅडम, मुख्य सचिव महाराष्ट्र यांचे स्वागत करण्यासाठी मी माननीय श्री राजीव निवतकर सर, आयुक्त वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन विभाग यांना विनंती करतो. श्री देवेंद्र फडणवीस जी का नागपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ. एयरपोर्ट तो अच्छा बनेगा ही, पर इसमें 9 लाख टन माननीय श्री दिनेश वाघमारे सर, प्रधान सचिव वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधद्रव्य विभाग यांचेही स्वागत माननीय आयुक्त राजीव निवतकर सर करतील. त्यानंतर माननीय श्रीमती IA कुंदन मॅडम यांचं स्वागत राजीव निवतकर सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. माननीय श्रीमती R विमला मॅडम यांचं स्वागत माननीय
अधिष्ठाता डॉक्टर संपाळ सर करतील अशी मी त्यांना विनंती हमारे करतो. यहाँ से आने वाले जो लोग होते हैं, माननीय आयुक्त राजू निवतकर सर यांचे स्वागत माननीय संजीव यादव सर जिल्हाधिकारी मुंबई करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. और कारोबार में वो 4 दिन जब माननीय जिल्हाधिकारी मुझे बताया संजीव यादव सर यांचे स्वागत माननीय अधिष्ठाता मैं आता हूँ संपाळ सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. उससे नागपुर आते हैं और इसलिए एयरपोर्ट के माध्यम से माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर पल्लवी सापळे मॅडम यांचं स्वागत माननीय अधिष्ठाता संपाळ सर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया इसका उपयोग होगा. यस मुझे खुशी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी से विचारमंचासमोरील जे आसन आहे तिथे स्थानापन्न व्हायचंय. उन्होंने बिहार को इसको ट्रांसफर किया था. आज फिर से एक बार नए एयरपोर्ट का शुभारंभ होगा. 2 एयर स्ट्रिप होगी, देवेंद्र जी ने डिटेल में बताया, और एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को भी और अच्छी तरीके से तैयार करने का प्लान हमारे GMR कंपनी ने किया है. और मैंने आज ही शुरू Yes. से बात की कि वर्ल्ड का बेस्ट आर्किटेक्ट आप चुनो. अगर उसकी 10-1 लोगों को आर्किटेक्ट चुनकर सबका प्रेजेंटेशन दो और बाद में डिजाइन सिलेक्ट करो. और हमारा जैसे नागपुर में हमने बहुत विश्व रिकॉर्ड किए. पहली बार रोड के ऊपर फ्लावर के ऊपर ब्रिज, ये रिकॉर्ड हमने बाहेर असलेले कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे सर्वांनी समोर बसायचं. रिकॉर्ड में हुआ. 3 दिन 4 दिन पहले नीचे में रोड नागपुर 24/7 पानी देने वाला देश का एकमात्र शहर है. आज 70% नागपुर की पॉपुलेशन को ये पानी मिलता है. नागपुर ने विशेष रूप से अनेक नई नई योजनाएं हमने की और आज उस योजनाओं में हमारा एयरपोर्ट भी उठने का हमारे अगली और मेन स्टेशन का काम भी जोरों से शुरू है. देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए लॉजिस्टिक पार्क के लिए दिए हैं. जो हम लोग हमारा जो ड्राई पोर्ट है हमारे आज नोटिफिकेशन निकल रहा. सेठ साहब हमारे JNPT के चेयरमैन थे और उसी समय ये ड्राई पोर्ट हमने शुरू किया. यानी मुंबई का समुद्र यहाँ तक पहुँचा है. अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होगा. मिहान की तो सक्सेस स्टोरी बन गई है. 68,000 लोगों को जिनके नाम से लिस्ट हमारे पास है, जिनको रोजगार मिला है. अब आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि मिहान का भी एक्सपांशन होगा. एम्स आया है, IIM आया है और सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी आई है. और आज शाम को हम नर्सिंग होंगी KG to PG सब प्रकार के कोर्सेज के लिए हमारी वर्ल्ड के देश के 5 अच्छे इंस्टीट्यूशन में वो भी नागपुर में आ रही है. सिम्बोसिस में भी 10,000 लड़के पढ़ रहे हैं. एक प्रकार से नागपुर सुंदर हो, स्वच्छ हो, इसलिए 5,000 करोड़ रुपए हम ड्रेनेज सिस्टम पर, नाग नदी पर 2400 करोड़ रुपए, और आज ही हमने एक भूमि पूजन किया जिसमें 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट को, वो भी हमारी कौन सी नदी है, बोरा नदी, ये भी काम हमने आज शुरू किया. तो आने वाले इसमें नागपुर बदल रहा है और ये इसलिए बदल रहा है कि आप लोगों का सहयोग हमको मिला है. ये जो एयरपोर्ट है ये विदर्भ के लिए एक ग्रोथ इंजन साबित होगा. हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इसकी निश्चित रूप से मदद होगी. इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ से छूटेगी और इसके साथ साथ निश्चित रूप से मैंने भी एक संकल्प किया है कि इस एयरपोर्ट का जो पहला हवाई जहाज तैयार होगा उसमें जो एविएशन फ्यूल है वो बायो एविएशन फ्यूल जो है वो हम बनाकर इनको देंगे ताकि विदर्भ के किसानों के तैयार किए ईंधन पर ये हवाई जहाज उड़ेगा. वो दिन अब दूर नहीं है. तो एक प्रकार से ये इको फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री और ग्रीन एयरपोर्ट बने, यही हम सबकी उनको रिक्वेस्ट है. और निश्चित रूप से जैसे देवेंद्र जी ने कहा, मैं रोज आपका सुपरवाइजर करके काम करने वाला हूँ और जहाँ काम ठीक नहीं हुआ उसको तोड़ने के लिए लगा हुआ. अभी आजकल मेरे लिस्ट में कितने कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया, कितने लोगों को सस्पेंड किया और कितने लोगों को मैंडेटरी रिटायरमेंट करें, यही टारगेट का रोज सप्ताह में मैं अध्ययन करता हूँ. जो काम नहीं करते उनकी छुट्टी कराओ. तो आप तो अच्छा ही काम करोगे. हमारा इनके साथ भी मेरा अच्छा परिचय इनके पिताजी के भी साथ है और इसलिए निश्चित रूप से उनका भी एक्सपीरियंस इंटरनेशनल है और इसलिए अच्छा एयरपोर्ट बनेगा. इस विश्वास के साथ फिर से एक बार
इसका आज दिन हमको जो देखने के लिए मिला है, इसलिए देवेंद्र जी को हृदय से नागपुर की जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छा देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपल्या प्रेरणादायी मार्गदर्शनाकरता धन्यवाद। मंडळी, अगदी अल्पावधीतच भारताचे पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आपल्याशी जोडले जातील। त्यांचं भाषण ऐकण्याकरता आपण सर्व उत्सुक आहोत। ते आपल्याला स्क्रीनवर दिसणार आहेत, त्यामुळे मंचातील सर्व मान्यवरांना विनंती आहे की त्यांनी समोरच्या रांगेमध्ये बसून घ्यावं प्लीज। And the Honorable Minister of State, Shri Madhukar Moharji, joining us online. We welcome them. केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री श्री नायडूजी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय मुरलीधर मोहोळजी हे ऑनलाईन जोडले गेलेले आहेत। आपलं स्वागत आहे सर। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या शुभ हस्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूरचं विस्तारीकरण आणि आधुनिकीकरण, त्यासोबतच शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथील नवीन टर्मिनल इमारतीचं भूमिपूजन आणि 10 नवीन नरेंद्र मोदी जी दूरदृश्य प्रणाली द्वारा हमसे जुड़ गए हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ऑनलाइन और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस से स्वागत संबोधन हेतु अनुरोध करती हूँ। अखिल विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का महाराष्ट्र की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच उपस्थित केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय नायडू जी, मुरली मोहन जी हमारे बीच तकनीकी कारणों से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदे जी, अजित पवार जी, राधाकृष्ण विखे पाटिल जी, हसन मुश्रीफ जी, यहाँ पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, आज हम सबके लिए ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प हमको दिया, उस विकसित भारत की ओर आज हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अग्रसर हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने जो सपना दिया, हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, आज एक ही दिन महाराष्ट्र में 10 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत हो रही है। ऐसा मानना बहुत ही गौरव का क्षण है। जिस प्रकार से मेडिकल एजुकेशन का एक्सपांशन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मैं
स्वास्थ्य की सेवा को पहुंचाने का मिशन ये पूरा करने का काम हो रहा है और इसमें महाराष्ट्र भी आज बड़े पैमाने पर सहभागी है, इसका मुझे बहुत हर्ष है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से नागपुर के इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन शिलान्यास हो रहा है। नागपुर जो भारत का मध्य बिंदु है, शिरोमणि है, और यहाँ पर इस एयरपोर्ट के आने से मैं ऐसा मानता हूँ पूरे मध्य भारत में रोजगार के अवसर तैयार होंगे, पूरे मध्य भारत में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आएगी और विशेष रूप से नागपुर के कार्गो हब को एक बहुत बड़ी इसके कारण चालना मिलेगी और इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथ साथ पूरे देश में साईं भक्तों के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शिरडी के हमारे जो एयरपोर्ट है उसकी नई टर्मिनल बिल्डिंग का भी शिलान्यास हो रहा है। 2017 में हमने एयरपोर्ट शुरू किया, लेकिन बहुत ही छोटा एयरपोर्ट था और तुरंत हमारे ध्यान में आया कि यहाँ पर इतनी ज्यादा फ्लाइट्स की डिमांड है और उसके कारण आज वहां पर विस्तारित इस प्रकार का एयरपोर्ट हो रहा है और नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी भी वहां पर हुई है। मैं ऐसा मानता हूं आने वाले दिनों में देश के बिजिएस्ट एयरपोर्ट में हमारा शिरडी का एयरपोर्ट होगा और साईं बाबा का आशीर्वाद हमको मिलेगा। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका भी आज शिलान्यास कर रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं विकसित भारत की ओर ये जो कदम हमारे महाराष्ट्र ने हमारे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे जी के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा है, इसके कारण निश्चित रूप से महाराष्ट्र अग्रसर होगा, महाराष्ट्र आगे जाएगा। इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी आपने हमको समय दिया और इस कार्यक्रम को आप संपन्न कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपको निमंत्रित करता हूं कि आप कृपा कर इस कार्यक्रम को संबोधित करें और ये जो शिलान्यास है और मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत है इसको आप शुरू करें, ऐसा आपसे निवेदन करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महोदय जी, और अब मुंबई, नासिक, जालना, बुल्ढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गढ़चिरौली तथा ठाणे के अंबरनाथ इन 10 जगहों पर नूतन सरकारी मेडिकल विद्यालयों का प्रारंभ, साथ ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स मुंबई का उद्घाटन और विद्या समीक्षा केंद्र महाराष्ट्र का लोकार्पण करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूँ कि वे ई फलकों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। और अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं की जानकारी देती हुई एक लघु फिल्म। मेडिकल एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहीं इनमें एडमिशन से लेकर रेगुलेशन तक एक सीमलेस और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जा रही है। भारत, इस भारत का पिछले 10 सालों में नेतृत्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को समान शिक्षा मिले, शिक्षा के समान अवसर मिले। करोड़ों भारतवासियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री JP नड्डा की अगुवाई में नई नीतियों को बनाना इस सोच का एक हिस्सा है। केंद्र सरकार की इन्हीं नीतियों को अंजाम तक ले जाने का काम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बखूबी कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की रणनीति, अजीत पवार की दूरदर्शिता और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हसन मुश्रीफ के अथक परिश्रम का परिणाम अब दिखने लगा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली और चिकित्सा शिक्षा विभाग महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है।
महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज को एक साथ मंजूरी देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नए मेडिकल कॉलेज गडचिरोली, भंडारा, बुल्ढाना, वाशिम, मुंबई, अमरावती, जालना, हिंगोली, ठाणे और नासिक में स्थापित किए जाएंगे। एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की धारणा के तहत प्रदेश में मेडिकल सुविधाओं का विस्तार किया गया है। अब महाराष्ट्र में आगामी शैक्षणिक सत्र में सरकारी कॉलेजों में MBBS की 900 नई सीटें मिलाकर कुल 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज और छात्रों के लिए 4,850 MBBS की सीटें उपलब्ध होगी। अब रियायती दरों पर चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध है और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने देश में 1 लाख MBBS सीटों का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। अब एक नहीं 10 कदम स्वस्थ महाराष्ट्र के, स्वस्थ राष्ट्र के। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्किल इंडिया मिशन के तहत पिछले 10 वर्षों में करोड़ों युवाओं को कौशल प्रदान कर सशक्त बनाया गया है और ये भारत को दुनिया की कौशल राजधानी बनने की ओर प्रेरित कर रहा है। भारत के कौशल विकास के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में आज एक नई शुरुआत हो रही है। आज देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS का शुभारंभ किया जा रहा है, जो भारत के हजारों युवाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच के तहत ही भारत में इस IIS मुंबई जैसे विश्व स्तरीय कौशल विकास के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया गया है, जो हमारे युवाओं के लिए भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी नए अवसर प्रदान करेगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स IIS मुंबई कौशल विकास मंत्रालय और टाटा ट्रस्ट की साझेदारी में स्थापित हो रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को इंडस्ट्री 4.0 और फ्यूचर ओरिएंटेड प्रशिक्षण देना है। ये सरकार और उद्योग की सफल साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है, जो स्किल इंडिया मिशन को नई दिशा देकर युवाओं को सशक्त बनाएगा। IIS मुंबई 4 एकड़ राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के कैंपस में स्थित है और मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, फैक्ट्री ऑटोमेशन, CNC मशीन, रोबोटिक वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण देगा। अपने प्रारंभिक चरण में 10 एडवांस लैब्स जो 15 से अधिक ग्लोबल और भारतीय OEMs के साथ साझेदारी में स्थापित की गई हैं, वास्तविक उद्योग उपकरणों का उपयोग करके प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। भविष्य में संस्थान में हॉस्टल की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। पूरी तरह विकसित परिसर के साथ संस्थान आने वाले 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण देगा। IIS मुंबई देश में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान होगा, जिसमें विश्व स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। आज इस शुभ अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र को भी देश को समर्पित करेंगे। आज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से कहीं अधिक भारत के विद्या समीक्षा केंद्र शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति और अवसर के प्रतीक है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इस पहल का अगला कदम रखते हुए हम नवाचार से प्रेरित शैक्षिक उत्कृष्टता के एक नए युग की ओर देख रहे हैं। उद्घाटित हो रहे महाराष्ट्र के विद्या समीक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। और डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर का आधुनिकीकरण तथा विस्तारीकरण, साथ ही शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का भूमि पूजन करने हेतु मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूँ कि वे ई-फलकों का अनावरण रिमोट का बटन दबाकर करें। और अब इन परियोजनाओं पर आधारित एक लघु फिल्म चलेगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विमानन उद्योग ने पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। देश में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है और लक्ष्य 2047 तक इस संख्या को 350 से 400 तक बढ़ाने का है।
भारत के विकास पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र को कई विकास कामों की सौगात दी है। महाराष्ट्र वो राज्य है जिसकी विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी की अगुवाई में कार्यशील महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के हवाई क्षेत्र के सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाओं को संकल्पित किया है। इसी के तहत डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर के टर्मिनल इमारत एवं विविध कार्यों का भूमि पूजन। इस परियोजना से नागपुर हवाई अड्डा एक विश्व स्तरीय विमानन केंद्र में बदलने के लिए तैयार है। उक्त परियोजना की अनुमानित लागत 7,000 करोड़ है, जिसे 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रथम चरण के विस्तार में नागपुर हवाई अड्डे की यात्री क्षमता को 4 मिलियन तक बढ़ाया जाएगा। भविष्य में इसे 30 मिलियन यात्रियों की क्षमता तक बढ़ाने की योजना है और कार्गो हैंडलिंग क्षमता को वर्तमान स्तर से 4 गुना बढ़ाकर 20,000 टन तक बढ़ाने की योजना है। इस योजना से नागपुर की अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा बेहतर होगी, जिससे विदर्भ क्षेत्र के एग्रो उत्पाद का जलद गति से निर्यात हो पाएगा और पर्यटन, व्यापार और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शिरडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई एकीकृत टर्मिनल इमारत भूमि पूजन। हवाई मार्ग से शिरडी में आने वाले पर्यटकों की संख्या को देखते हुए शिरडी हवाई अड्डा विकसित करने के लिए एलएडीसी द्वारा नए टर्मिनल इमारत विकसन की योजना प्रस्तुत है। कुल 645 करोड़ की लागत से बनने वाली न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग का कुल क्षेत्र 54,000 स्क्वायर मीटर होगा। इस परियोजना से देश विदेश से आने वाले यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय मानव सुविधाओं के साथ सुखद यात्रा का अनुभव मिलेगा। शिरडी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के रोजगार निर्माण में वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से हवाई क्षेत्र के उत्थान के साथ विकास की ऊंची उड़ान भरने के लिए महाराष्ट्र राज्य तैयार है। देश की मूल्य की सौगात आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हमें दी। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथराव शिंदे जी हमें माणगाव रायगढ़ से संबोधित करेंगे। नमस्कार। आजच्या विमानतळ आणि मेडिकल कॉलेजच्या लोकार्पण भूमिपूजन प्रसंगी उपस्थित देशाचे लोकप्रिय आणि यशस्वी और जिनकी लोकप्रियता आसमान को छू रही है, ऐसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज उपस्थित राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी है, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी है, वाहतूक मंत्री नायडू जी है, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी है, अजीत दादा जी है, सभी अन्य हमारे मंत्रीगण, सांसद और विधायक, सभी लोगों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले हरियाणा में मिली शानदार जीत के लिए मोदी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सचमुच जीत हो तो ऐसी हो, एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर कांग्रेस के लोग जलेबी बांटने लगे थे, उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया। इसलिए मैं फिर एक बार धन्यवाद देता हूं। मोदी जी भारत के मन की बात जानते हैं, मोदी जी भारत के जनमन में समाये हुए हैं। जब भी विकास की बात होती है तो बस मोदी जी की बात होती है और मोदी जी की याद आती है। आज नागपुर में स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और शिरडी एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का भूमि पूजन आदरणीय मोदी जी के कर कमलों से हो रहा है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन हो रहा है। महाराष्ट्र मेडिकल शिक्षा में अव्वल स्टेट बनते जा रहा है। इस उपलब्धि के लिए मैं केंद्र सरकार को, आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबका साथ सबका विश्वास, इसी मंत्र के साथ मोदी जी ने काम शुरू किया। हमारे लिए यह मंत्र एक मार्गदर्शक दीप स्तंभ की तरह है। मोदी जी का साथ, मोदी जी का विश्वास ही हमारी सफलता का मंत्र है। महाराष्ट्र में
विकास का यह पर्व लाने के लिए हमें उन्होंने हमेशा सहयोग दिया है, हमारा मार्गदर्शन किया है। नागपूरच्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इंटरनॅशनल एअरपोर्टवर लवकरच 100 विमानांची व्यवस्था होणार आहे आणि दरवर्षी 14 लाख प्रवासी प्रवास करणार आहेत। 9 लाख मेट्रिक टनाची माल वाहतूक शक्य होणार आहे। नागपूर विमानतळाच्या विस्तारामुळे विदर्भ हे आंतरराष्ट्रीय व्यापार, उद्योग आणि तंत्रज्ञानाचं केंद्र होण्यास मदत होणार आहे। त्यातून अधिक परकीय गुंतवणूक भारताकडे येईल, मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होऊन त्याचा देशाच्या विकासाला हातभार लागेल। साईबाबांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या शिर्डीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्व आहे। संपूर्ण देशातून, जगभरातून साई भक्त शिर्डीला येतात। आध्यात्मिक दृष्ट्या एक तीर्थस्थळ म्हणून जग शिर्डीकडे पाहते आणि आपण इथे 750 कोटी खर्च करून एकीकृत टर्मिनल उभारतो आहोत। शिर्डीतलं पर्यटन त्यामुळे वाढेल, रोजगार आणि सेवा संधी वाढेल। 55 कोटी रुपये खर्च करून शिर्डी विमानतळावर कार्गो कॉम्प्लेक्स उभारलं जात आहे। शिर्डी आणि आसपासच्या शेतकऱ्यांना त्यामुळे व्यापाराची संधी उपलब्ध होणार आहे। महाराष्ट्रात आता एमबीबीएसच्या सर्वात जास्त जागा आहे। देशातील सर्वाधिक मेडिकल कॉलेजेस महाराष्ट्रात आहेत। 2014 पूर्वी देशामध्ये फक्त 387 मेडिकल कॉलेज होती। आता गेल्या 10 वर्षात ती संख्या 706 वर गेली है। मेडिकल कॉलेज बढ़ गए और एयरपोर्ट पहले 2014 से पहले 74 थे, उसमें और 75 की बढ़ोतरी होकर अब 150 के पार हमारे एयरपोर्ट गए हैं। केंद्रातील सशक्त सकारात्मक धोरणामुळे शक्य झालेलं आहे। एका दिवशी 10 मेडिकल कॉलेजचं उद्घाटन हा एक रिकॉर्ड है और महाराष्ट्र हमेशा रिकॉर्ड करने की आदत महाराष्ट्र होय। आपके मार्गदर्शन विकास आणि लोककल्याणकारी निर्णयामध्येही महाराष्ट्राचं विक्रम केले। राज्यातील 12 कोटी जनतेसाठी 5 लाख रुपयापर्यंतचा आरोग्य विमा काढणारं महाराष्ट्र देशातील पहिलं राज्य आहे आणि म्हणून डबल इंजिन सरकारमुळे गेल्या 2 वर्षात या कामांना वेग आलाय। विकासाचे कुठलेही काम आम्ही आदरणीय मोदीजींकडे घेऊन गेलो, ते कधी ना म्हणाले नाही। त्यांच्या डिक्शनरीमध्ये नो आणि नाही हा शब्द नाही आणि म्हणून त्यांना मी मनापासून धन्यवाद देतो। मैं और एक खुश खबर आज यहाँ देने जा रहा हूँ। हमारे नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अगले 2-3 दिनों में सुखोई फाइटर टेक ऑफ करने वाला है। हम सभी का मानना है कि मोदी जी खुद सुखोई से भी बड़े फाइटर हैं। सारे विरोधी से वो अकेले फाइट करते हैं और अकेले जीतते हैं और इसलिए उनका फाइटर प्लेन 140 करोड़ जनता के मन में लैंड कर चुका है। मोदी जी इस देश को हवाई जहाज की स्पीड से आसमान की ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं। मां जगदम्बा की कृपा से हमारे देश को ऐसा नेता नसीब हुआ है। इसके लिए हरियाणा में मिले शानदार जीत के लिए मैं उनका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं जीत को महाराष्ट्र में भी दोहराने और मोदी जी को शानदार जीत का तोहफा देने का वादा करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मैं सविनय प्रार्थना करती हूँ कि आज के अत्यंत आनंद के तथा महत्वपूर्ण अवसर पर वे अपनी ओजस्वी वाणी तथा बहुमोल विचारों से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री अजित पवार जी, अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव और महाराष्ट्र के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, महाराष्ट्रातील सर्व शिवप्रेमी बंधू भगिनींना माझा नमस्कार। आज महाराष्ट्र को 10 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिल गई। नागपुर एयरपोर्ट के आधुनिकीकरण
और विस्तार का काम, शिरडी एयरपोर्ट के लिए एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, आज इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े इन दो अहम प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी हुआ है। मैं इन सभी विकास कार्यों के लिए महाराष्ट्र के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैं ठाणे और मुंबई गया था। यहां मेट्रो समेत 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के शुभारंभ का अवसर मुझे मिला। इसके पहले भी अलग अलग जिलों में हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। कई शहरों में मेट्रो का विस्तार किया जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट को अपग्रेड किया जा रहा है, तो कहीं सड़कों और हाईवे से जुड़े प्रोजेक्ट्स तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर एनर्जी, टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गई। किसानों, पशुपालकों के हित में नई पहल की गई। महाराष्ट्र में देश के सबसे बड़े कंटेनर पोर्ट वधावन पोर्ट की नींव रखी गई है। महाराष्ट्र के इतिहास में इतनी तेज गति से इतने बड़े स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में कभी भी विकास नहीं हुआ। हां, यह बात अलग है कि कांग्रेस के राज में इतनी ही तेज गति से इतने ही स्केल पर अलग अलग क्षेत्रों में भ्रष्टाचार जरूर होता था। भाइयों बहनों, कुछ दिन पहले ही हमने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया। जब एक भाषा को उसका गौरव मिलता है, तब सिर्फ शब्द नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी को नए बोल मिलते हैं। करोड़ों मराठी मानुष का दशकों पुराना सपना पूरा हुआ। महाराष्ट्र के लोगों ने जगह जगह इसकी खुशी मनाई। आज महाराष्ट्र के गांव-गांव से मुझे खुशी के संदेश भी भेज रहे हैं। महाराष्ट्र के लोग अपने संदेशों में मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए मुझे ढेर सारे धन्यवाद दे रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, ये काम मैंने नहीं, आप सबके आशीर्वाद ने किया है। महाराष्ट्र के विकास का हर प्रयास छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जैसी विभूतियों के आशीर्वाद से होगा। साथियों, अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह
जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। कांग्रेस ने किसानों को भड़काया, लेकिन किसानों को पता है कि उसे फसलों पर एमएसपी किसने दी। हरियाणा के किसान बीजेपी की किसान कल्याण योजनाओं से खुश है। कांग्रेस ने युवाओं को टारगेट किया और अलग अलग तरीके से उन्हें भड़काने की कोशिश की, लेकिन हरियाणा के नौजवान, हमारी बहनें, बेटियां अपने उज्जवल भविष्य के लिए भाजपा पर ही भरोसा कर रहे हैं। कांग्रेस ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन हरियाणा की जनता ने दिखा दिया वो अब कांग्रेस और अर्बन नक्सल के नफरती षड्यंत्रों का शिकार नहीं होने वाले। साथियों, कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर खोलने के हर हथकंडे अपना रही। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। कांग्रेस भारत के सर्वजन हिताय,
सर्वजन सुखाय की भावना का दमन कर रही है, सनातन परंपरा का दमन कर रही है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस है, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। इसलिए हमें सावधान रहना है, सतर्क रहना है। साथियों, मेरा पक्का विश्वास है, समाज को तोड़ने की आज जो कोशिश हो रही है, ऐसी हर साजिश को महाराष्ट्र के लोग नाकाम करके रहेंगे। महाराष्ट्र के लोगों को देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए एकजुट होकर बीजेपी महायुति के लिए वोट करना। हरियाणा पर भाजपा जिंकली, आता महाराष्ट्र यापेक्षा मोठा विजय मिळवायचा आहे। साथियों, पिछले 10 वर्ष हमने देश के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रा बनाने का एक महायज्ञ शुरू किया। आज हम सिर्फ बिल्डिंग नहीं बना रहे, हम एक स्वस्थ और समृद्ध महाराष्ट्र की नींव रख रहे हैं। एक साथ 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत, ये केवल 10 नए संस्थानों को तैयार करना नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का महायज्ञ है। ठाणे, अंबरनाथ, मुंबई, नासिक, जालना, बुलढाणा, हिंगोली, वाशिम, अमरावती, भंडारा और गढ़चिरौली, ये मेडिकल कॉलेज इन सभी जिलों में और आसपास के क्षेत्रों में लाखों परिवारों की सेवा का केंद्र बनेंगे। इनके चलते महाराष्ट्र में 900 मेडिकल सीटें बढ़ रही है। अब महाराष्ट्र में मेडिकल सीटों की संख्या लगभग 6000 हो जाएगी। इस बार लाल किले से देश ने संकल्प लिया है कि मिडिल क्लास में मेडिकल लाइन में 75,000 नई सीटें जोड़ी जाएगी। आज का ये आयोजन इसी दिशा में भी बड़ा कदम है। साथियों, हमने मेडिकल शिक्षा को सुलभ बनाया है। इससे महाराष्ट्र के युवाओं के लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल गए। हमारे गरीब और मध्यम वर्ग के ज्यादा से ज्यादा बच्चे डॉक्टर बने, उनका सपना पूरा हो, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
एक समय में इस तरह की पढ़ाई के लिए मातृभाषा में किताबें ना होना भी बड़ी चुनौती थी। हमने महाराष्ट्र के युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए ये भेदभाव भी खत्म किया है। अब महाराष्ट्र के युवा मराठी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कर पाए। मराठी भाषा में पढ़कर वो डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर। साथियों, जीवन को आसान बनाने का हमारा प्रयास गरीबी के खिलाफ लड़ाई का बहुत बड़ा माध्यम है। कांग्रेस जैसी पार्टियों ने तो गरीबी को अपनी राजनीति का ईंधन बना रखा, इसलिए वो गरीब को गरीब बनाए रखती थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक दशक के भीतर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है और देश में स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प इसका एक बड़ा आधार बना है। आज हर गरीब के पास मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड है। अब सभी देशवासियों में जो भी 70 के ऊपर के हैं, अब 70 साल की उम्र के बुजुर्गों को भी मुफ्त इलाज मिल रहा है। जन औषधि केंद्रों पर बेहद कम कीमत पर जरूरी दवाइयां मिल रही हैं। हार्ट मरीजों के लिए स्टेंट 85% तक सस्ते किए गए हैं। हमने कैंसर के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों के लिए उसके दाम भी कम किए हैं। सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की संख्या बढ़ने से भी इलाज सस्ता हुआ है। आज गरीब से गरीब देशवासी को मोदी सरकार ने सामाजिक सुरक्षा का मजबूत कवच दिया है। साथियों, दुनिया किसी देश में तभी विश्वास करती है जब वहां का युवा आत्मविश्वास से भरा होगा। आज युवा भारत का आत्मविश्वास भारत के उज्जवल भविष्य की नई कहानी है। दुनिया के बड़े बड़े देश आज भारत को मानव संसाधन के बड़े केंद्र के रूप में देख रहे हैं। हमारे युवाओं के पास पूरी दुनिया में शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में अपार अवसर है। इसलिए हम अपने युवाओं को ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक स्किल्ड बना रहे हैं। आज हम महाराष्ट्र में विद्या समीक्षा केंद्र जैसे प्रकल्प भी शुरू कर रहे हैं। आज हमने मुंबई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का शुभारंभ भी किया है। इसमें युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रेनिंग मिलेगी। उनके टैलेंट को बाजार की डिमांड के मुताबिक आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी सरकार ने युवाओं को पेड इंटर्नशिप देने की शुरुआत भी की है। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह की पहल हुई। अब युवाओं को 5,000 रुपये इंटर्नशिप के तौर पर मिलेंगे। मुझे खुशी है कि हजारों कंपनियां इस अभियान में जुड़ने के लिए युवाओं को इंटर्नशिप में मदद करने के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इस पहल से युवाओं की नींव मजबूत होगी, उनको नया अनुभव मिलेगा
और उनके लिए नए अवसरों की राह आसान होगी। भाइयों और बहनों, युवाओं को लेकर भारत जो प्रयास कर रहा है, उसके परिणाम भी लगातार सामने आ रहे हैं। आज हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स की बराबरी कर रहे हैं। अभी कल ही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई। इस रैंकिंग के अनुसार भारत में युवाओं के लिए उच्च शिक्षा की, रिसर्च की क्वालिटी बदल रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब ग्लोबल इकोनॉमी का फ्यूचर भारत से जुड़ा हुआ है। भारत की ये आर्थिक प्रगति नए अवसरों को लेकर आ रही है। ऐसे क्षेत्र जिनकी दशकों तक कांग्रेस ने उपेक्षा की, आज वो क्षेत्र भी असीम अवसरों का स्रोत बन रहे हैं। जैसे टूरिज्म का उदाहरण है, महाराष्ट्र के पास कितनी अमूल्य विरासत है। महाराष्ट्र में कितने सुंदर प्राकृतिक स्थल है, आध्यात्मिक केंद्र है। इनके इर्द गिर्द हजारों लाखों करोड़ की इकोनॉमी विकसित हो सकती है। लेकिन इन अवसरों का वैसे उपयोग नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। कांग्रेस को न विकास से मतलब था, न विरासत से मतलब था। हमारी सरकार में विकास भी है, विरासत भी है। हम अपने समृद्ध अतीत से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। इसलिए आज शिरडी एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास, नागपुर एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण, ऐसे ही कितने ही विकास कार्य आज अनवरत महाराष्ट्र में चल रहे हैं। शिरडी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से साईं बाबा के भक्तों को काफी सुविधा होगी। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आ सकेंगे। कुछ ही दिन पहले मैंने अपग्रेडेड सोलापुर एयरपोर्ट का लोकार्पण भी किया था। जब श्रद्धालु एक जगह आएंगे, शनि शिंगणापुर, तुलजा भवानी, कैलाश मंदिर जैसे आसपास के दूसरे स्थानों पर भी जरूर जाएंगे। इससे महाराष्ट्र की पर्यटन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथियों, हमारी सरकार का हर निर्णय और हर नीति केवल एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित है, और वो लक्ष्य है विकसित भारत। और इसके लिए हमारा विजन है गरीब, किसान, युवा और महिलाओं का कल्याण। इसलिए विकास का हर प्रोजेक्ट गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए समर्पित होता है। शिरडी एयरपोर्ट में जो अलग अलग कार्गो कॉम्प्लेक्स बना रहे, वो किसानों की बहुत बड़ी मदद करेगा। इस कॉम्प्लेक्स के द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को देश और विदेश में भेजा जाए। इसका फायदा शिरडी, लासलगांव, अहिल्यानगर और नासिक के किसानों को होने वाला है। ये किसान प्याज, अंगूर, सहजन, अमरूद
और अनाज जैसे उत्पादों को बड़े बाजार तक आसानी से पहुंचा सकेंगे। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार किसानों के हित में लगातार जरूरी कदम उठा रही है। हमने बासमती चावल पर न्यूनतम निर्यात मूल्य के खत्म कर दिया। गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध भी हटा दिया गया है। पर वही चावल पर निर्यात शुल्क भी आधा हो गया है। महाराष्ट्र के किसानों का मुनाफा बढ़े, इसके लिए सरकार ने प्याज पर लगने वाले एक्सपोर्ट टैक्स को भी आधा कर दिया है। हमने खाद्य तेलों के आयात पर 20% टैक्स लगाने का फैसला किया। रिफाइंड सोयाबीन, सूरजमुखी और पाम ऑयल पर कस्टम शुल्क को भी काफी बढ़ाया गया। इसका लाभ इसे होगा, हमारे देश के किसानों को होगा। उन्हें सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी फसलों की ज्यादा कीमत मिलेगी। आज सरकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जिस तरह सपोर्ट कर रही है, उससे महाराष्ट्र के कपास किसानों को भी बहुत फायदा होगा। साथियों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, महाअघाड़ी महाराष्ट्र को कमजोर करके सत्ता पाना चाहती है, जबकि महायुति का संकल्प महाराष्ट्र को मजबूत बनाने का। मुझे खुशी है कि आज महाराष्ट्र एक बार फिर देश की प्रगति को नेतृत्व देने के लिए आगे बढ़ रहा है। मैं एक बार फिर महाराष्ट्र के लोगों को इन सभी विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मोदी जी का संबोधन पूंजी के रूप में प्रेरणा का स्रोत बनकर रहेगा। आणि आता आभार प्रदर्शित करतील माननीय श्री दिनेश वाघमारे जी, प्रधान सचिव वैद्यकीय शिक्षण तथा औषधी द्रव्य विभाग, महाराष्ट्र शासन। मान्यवर, प्रमुख पाहुणे आणि सर्व उपस्थित गणमान्य व्यक्तींनो, आजचा दिवस महाराष्ट्रासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि अभिमानास्पद आहे, कारण आपण 10 नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या उद्घाटन समारंभाचे आपण साक्षीदार झालेलो आहे। सर्वप्रथम मी माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्रजी मोदी यांचे विशेष आभार मानतो, ज्यांच्या मार्गदर्शनामुळे आणि सहभागामुळे हा उद्घाटन सोहळ्याचा महत्त्वपूर्ण क्षण शक्य झाला। माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे यांचे आभार, ज्यांच्या दूरदृष्टी आणि नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात हा ऐतिहासिक टप्पा गाठता आला आहे। तसेच माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डाजी आणि माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री श्री प्रतापराव जाधव यांची आभार, ज्यांनी केंद्र सरकारकडून आवश्यक ते सहकार्य दिले। माननीय उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीसजी आणि माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजित पवारजी यांचे देखील आभार, ज्यांच्या योगदानाने हा प्रकल्प यशस्वीपणे पुढे नेला गेला आहे। तसेच माननीय मंत्री वैद्यकीय शिक्षण व विशेष सहाय्य श्री हसीन मुश्रीफजी यांचे आभार मानतो, ज्यांच्या अथक परिश्रमामुळे आज आपण हा दिवस पाहू शकतो। आमच्या सन्माननीय मुख्य सचिव महोदया श्रीमती सुजाता सौनिकजी यांचे खास आभार, त्यांचे मार्गदर्शन आणि प्रशासनातील उत्कृष्ट कामगिरीमुळे हा प्रकल्प गतीने आणि प्रभावीपणे पूर्ण झाला। सर्व वैद्यकीय महाविद्यालयांचे अधिष्ठाता, डीन्स आणि कर्मचारी वर्ग यांची मनपूर्वक आभार मानतो, ज्यांच्या योगदानामुळे महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात ही मोठी भर पडली आहे। या उपक्रमामुळे महाराष्ट्रातील वैद्यकीय शिक्षणाची क्षमता आणि गुणवत्तेत लक्षणीय वाढ होणार असून याचा लाभ ग्रामीण आणि आदिवासी बहुल भागातील जनतेला होईल। आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक आभार आणि आशा करतो की आपण भविष्यातही अशाच प्रकारे महाराष्ट्राच्या प्रगतीसाठी एकत्र येत राहू। या कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्याबद्दल आणि आपल्या मुलाच्या उपस्थितीने कार्यक्रमाची शोभा वाढवल्याबद्दल आपण सर्वांचे मनपूर्वक आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।